Hey everyone, in this lecture we're going to talk about the environmental conventions. ठीक है. Now as a topic for UPSC it is important, very important, और आपके टेस्ट सीरीज वगैरह में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से मिलेंगे आपको. सो द प्रॉब्लम क्या आती है इसको कंप्लीट करने में कि यहाँ पे ना एक स्ट्रेटेजिक वे नहीं है, एक कोई ऑर्गेनाइज वीडियो नहीं है इंटरनेट पे जो कि सब चीज़ों को इंटर रिलेट करके एक्टिव रिकॉल यूज़ करके पढ़ा दे. सो इन दिस वीडियो आई ट्राई टू कंपाइल एवरीथिंग इन दैट फैशन कि आपका सब कुछ एक वीडियो में कवर हो जाए. ठीक है. सो देखो, इसको ना हमने टाइमलाइन के फैशन में करा है कि देखा है हमने क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, उसके बाद फिर पेरिस में क्या हुआ, उसमें क्या क्या फीचर्स रहे, फिर ग्लासगो हुआ. ठीक है. उसके बाद फिर ये एनेक्स 1 कंट्रीज़ क्या हैं. सो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे. सो बिफोर गोइंग फर्दर लेट्स टॉक अबाउट द एजेंडा ऑफ द वीडियो. सबसे पहले हम लोग क्या बात करें, विल टॉक अबाउट द टाइम लाइन. एक स्टोरी के फॉर्मेट में एक कहानी सुनाऊंगा मैं आपको. ठीक है. कि आखिर में ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, वाई दिस क्लाइमेट चेंज का इन कन्वेंशन हो रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही हैं, वाई बायोडाइवर्सिटी, वाई ओजोन डिप्लीशन पे हम मीटिंग कर रहे हैं. ठीक है. क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न एंड क्या किस क्लासिफिकिस यार टाइमलाइन में ये चीज़ें आगे बढ़ी हैं. ठीक है. तो एक स्टोरी के फॉर्म में हम इसको कहानी सुन लेंगे. ठीक है. चलिए, बहुत बढ़िया. देन विल टॉक अबाउट की थीम बेस्ड सेग्रीगेशन. अब कहानी देख लिया हमने, अब उसको सेग्रीगेट करेंगे जो कहानी के कैरेक्टर्स थे हमारे. फॉर एग्जाम्पल ये BRS एक थीम है आपका, बेसल, रॉटरडैम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशंस, इनके बारे में पढ़ लेंगे. एक और थीम हमने आइडेंटिफाई करा कि बर्ड्स को लेके कितने कन्वेंशंस हैं, आपका साइट्स है. देन CMS, इसको बॉर्न कन्वेंशन बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, ये ओजोन से रिलेटेड कितने सारे हमारे कन्वेंशंस हैं. ठीक है. एक है आपका वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली एग्रीमेंट. ये सब कहीं ना कहीं ओजोन के बारे में बात करते हैं. तो हमने क्या करा, थीम बेस्ड सेग्रीगेशन किया. ठीक है. देन विल टॉक अबाउट कि NGOs, हमेशा कंफ्यूजन होता है कि कोई भी बॉडी में, एग्जांपल आपका मैं पूछूं आपसे कि IPCC है, ये इंटर गवर्नमेंटल है या फिर NGO है. ठीक है. अब मैं बात करूँ आपसे साइट्स के बारे में, तो साइट्स बताओ मुझे कि इंटर गवर्नमेंटल है कि NGO है. अब मैं आपसे पूछ दूँ कि ट्रैफिक के बारे में बताओ कि इंटर गवर्नमेंटल है कि NGO है. तो ये सारी बॉडीज़ हमें क्लियर नहीं होती. तो यहाँ इस वीडियो के बाद आपकी सारी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैंने क्लासीफाई क्या कर दिया कि NGOs जितने भी हैं उनको मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया आगे जाके. ठीक है. देन विल लास्ट में टॉक अबाउट कि PYQ में जो भी कन्वेंशन हमारे पूछे गए मैंने उनको एक पेज में कंपाइल कर दिया आपके लिए. ठीक है. So in this way we'll proceed with the lecture. So without wasting any time let's get started. Okay. So now we're starting with the first part. देखो, अब इसको समझने से पहले लेट्स से फॉर एग्जांपल स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है ना आपका, इसमें ये लोग बात करते हैं POP के बारे में, राइट. POP क्या होता है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट. अब इसको समझने से पहले दो कॉन्सेप्ट में समझना ज़रूरी है जो हमारी इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, जो कि मैंने हालांकि पढ़ाया हुआ अपनी इकोलॉजी वाले वीडियो में, बट अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो वहाँ जाकर देखना. हाउ एवर वी आर डीलिंग विद दैट, यहाँ पे एक ओवरव्यू ले लेते हैं. ठीक है. टू टर्म्स आर देयर, एक होता है बायो एक्यूमुलेशन, एक होता है बायो मैग्निफिकेशन. क्या है समझो. एक्यूमुलेशन का मतलब किसी चीज़ में एक्यूमुलेट हो जाना, चलो ठीक है. तो इसमें क्या होता है, विद इन द सेम स्पीशीज़ ये होता है, मतलब कि कोई एक, मान लो मैं एज ए स्पीशी हूँ. ठीक है. अब मैंने टॉक्सिन खाया, मैंने ना लेट्स से कि एक ना भिंडी खाई. अब भिंडी के अंदर में केमिकल था, आई एट दैट भिंडी. अब वो केमिकल मेरे अंदर में चला गया. अब लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कल को कोई शेर मेरे को खा जाए आके, तो वो मेरे अंदर जो केमिकल था, भिंडी वाला केमिकल मेरे में गया. अब आई एम कैरिंग द भिंडी वाला केमिकल प्लस माई ओन केमिकल. नाउ अगर कोई शेर मेरे को खा जाए तो शेर विल बी हैविंग भिंडी का केमिकल प्लस माई केमिकल प्लस शेर, जो शेर ने खाया, तो शेर के पास सब कुछ हो गया. तो व्हाट यू सी कि ट्रॉफिक लेवल में जैसे ही ऊपर जा रहा है, मतलब ये भिंडी थी, भिंडी को मैंने खाया, शेर ने मेरे को खा लिया, तो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट कहाँ पे होगा, ये सबसे ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल वाले पे होगा. ठीक है. सो अगर ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ मूव करता है ना, ये इंटर स्पीशीज, मान लो कि मैं हूँ, ये भिंडी है, ये शेर है, ये सॉरी ये भिंडी है, ये मैं हूँ और ये शेर है. भिंडी को मैंने खाया, मुझे शेर ने खाया, तो इस वे में सबसे ज़्यादा शेर के पास पोल्यूटेंट होगा. सो अगर फूड चेन में हम आगे बढ़े इस तरीके से, ये फूड चेन जो मेरा हुआ, इसको बोलेंगे बायो मैग्निफिकेशन की. हर एक लेवल पे क्या हो रहा है, मैग्नीफाई हो रहा है. ठीक है. जैसे मैग्नीफाई में क्या होता है, चीज़ें बड़ी हो जाती हैं, तो मैग्नीफाई हो रहा है. हाउ एवर एक्यूमुलेशन में क्या होता है कि एक्यूमुलेट कर रहा है. जैसे मान लो मैंने भिंडी खाई, तो भिंडी का मान लो टॉक्सिक मेरे पे आ गया. ठीक है. मैं मान लो ये मैं हूँ. ठीक है. अब मैंने भिंडी खाई, भिंडी को क्या बोलते हैं, जो लेडी फिंगर. ठीक है. लेडी फिंगर खाई मैंने, इसका टॉक्सिक मेरे में आ गया. अब मैंने मान लो कि खाया चिकन. ठीक है. तो चिकन का टॉक्सिक मेरे में आ गया. अब मान लो मैंने खाया लेट्स से एग, तो एग में मान लो को टॉक्सिक थी, वो मेरे अंदर आ गई. तो मैंने क्या करा, सब सारी टॉक्सिक मेरे अंदर क्या हो रही है, इकट्ठा हो रही है, इट्स बीइंग एक्यूमुलेटेड. दैट्स वी कॉल दिस फिनोमेना एज बायो एक्यूमुलेशन. तो समझो इस बात को कि पहले बायो एक्यूमुलेशन होगा, पहले मेरे इस अंदर में घुसेगी चीज़ें, टॉक्सिसिटी. अब जो स्पीशी मुझे खाएगी, फिर मेरे थ्रू क्या होगा, फूड चेन में इंटर करेगा. तो एज अ प्रोसेस में बात करूँ, पहले बायो एक्यूमुलेशन होगा, देन बायो मैग्निफिकेशन मिलाकर. ये पार्ट क्लियर हो गया आपको. ओके. अब समझो कि बायो मैग्निफिकेशन के लिए, बायो एक्यूमुलेशन के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है. तो मेरे अंदर है, मान लो मैंने कोई टॉक्सिसिटी खाई, अब मान लो मैंने एक्सक्रीट कर, लेट्स से आई पीट. ठीक है. तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन कि मेरे लाइक यूरिनेशन के थ्रू वो जो टॉक्सिसिटी वो निकल जाएगी. हाउ एवर ये जो
ऐसे केमिकल्स जो निकल नहीं पाते हैं, विच आर फैट सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल होगा मतलब पानी में घुल जाएगा तो यूरिन के वजह से निकल जाएगा, कैन बी पास आउट थ्रू यूरिन। हाउ एवर लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर सॉल्यूबल वो है ही नहीं, सिर्फ फैट सॉल्यूबल है, मतलब कि फैट में ही सॉल्यूबल हो सकता है, तो फैट के थ्रू क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या करेगा, ट्रांसफर होगा। तो वैसे अब आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि वाटर सॉल्यूबल कैन अंडरगो बायोअक्यूमुलेशन, नहीं, वाटर सॉल्युबल वाला तो निकल जाएगा ना एक्सक्रीटा से अपने यूरिन से, बट जो फैट सॉल्युबल होंगे वो फैट में ही सॉल्युबल हो जाएंगे। तो दैट्स वो क्या होगा, एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज में क्या होगा, पास होगा, दे विल कॉज बायो एक्यूमुलेशन पहले, एंड देन उसके बाद दूसरी स्पीशीज को खाएगी तो बायो मैग्निफिकेशन में भी वो रिस्पॉन्सिबल होगा। दीज आर द फीचर्स जो हमें पढ़ना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लिया हमने, ठीक है। अब समझो यहाँ पे एक और चीज़ समझो, डेवलप्ड वर्सेस डेवलप, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आगे ये चीज़ आपको क्लैरिटी देगा, ठीक है, ओके। बिना कॉन्सेप्ट के कुछ भी नहीं है। तो डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग नेशन में क्या देखो फ़र्क, क्या समझो कि क्लाइमेट इनइक्वालिटी नाम की एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, मतलब जैसे हमारे पास इनकम की इनइक्वालिटी होती है ना, क्लाइमेट की भी इनइक्वालिटी, मतलब कि जैसे मान लो डेवलपिंग कंट्री के पास पैसा भी कम है, इनके पास पोल्यूशन ज़्यादा है, ठीक है, अभी के टाइम में, ठीक है, क्योंकि इनके पास इंडस्ट्रिएशन अब हो रहा है, ठीक है, तो दे आर इमिटिंग राइट नाउ, ठीक है। हाउ एवर जो डेवलप्ड नेशंस हैं इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है और पोल्यूशन भी ज़्यादा है, तो ये ऑलरेडी इमिट कर चुकी हैं। तो जो हमारा जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो है अभी करेंटली, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जैसे मान लो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हुआ तो ये यूरोप में ही हुआ, तो यूरोपियन कंट्रीज जो हुई, जो यूएस वगैरह हुआ, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमिशंस टिल नाउ। अब हम लोग जो धीरे धीरे इंडस्ट्रियल कर रहे हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, नाउ दे आर इमिटिंग, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग इज दैट, ये लोग बोल रहे हैं कि यार रोक दो, तो ये तो डेवलपिंग वाले कहते हैं कि भैया हमारा डेवलपमेंट तो भी स्टार्ट हुआ है, यू आर डेवलप्ड बट वी आर नॉट डेवलप्ड, तो हम तो डेवलपमेंट करेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो करेंगे ना, तो हाउ कैन वी स्टॉप दिस, हाउ कैन वी सडनली गो कार्बन न्यूट्रल। तो डोंट यू थिंक इट्स इनइक्वालिटी, it's inequality, it is climate injustice, that's why we are trying to establish something what we call as climate justice, ठीक है, क्लाइमेट जस्टिस करना चाहते हैं हम, क्यों, तब ताकि सारी चीज़ें क्या हो, इक्विटेबल हो जाए, ये इनइक्वालिटी है, इसको एड्रेस करेंगे तो क्लाइमेट जस्टिस हम इंश्योर करेंगे, ठीक है, ओके। अब आते हैं, समझते हैं कहानी यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट हुई, ठीक है, गिव मी अ सेकंड प्लीज। या सबसे पहले कहानी स्टार्ट होगी आपकी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ मतलब क्या कि देयर वर गैसेस जो कि इमिट हो रहे थे, बट इस टाइम में किसी को कोई नहीं पड़ा हुआ था, नो बडी गेव अ फक अबाउट कि पोल्यूशन हो रहा है, नो बडी, किसी को परवाह नहीं थी इस चीज़ की, ठीक है। सडनली व्हाट हैपेंड, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम साइलेंट स्प्रिंग नाम का एक बुक रिलीज करा किसी राइटर ने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट समझो कि एक बुक रिलीज, बुक में क्या हुआ, दे टॉक्ड अबाउट द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में कोई चीज़ होती है कि आपने जो ये सब गंद मचाई है इसके लिए इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, नाउ यू हैव टू टेक मेजर्स टू एड्रेस दिस, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 2 के बाद क्या हुआ कि सारे वर्ल्ड के लीडर्स आते हैं एंड दे मेट एट अ कॉन्फ्रेंस कॉल्ड एज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, दिस वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस जो कि ग्लोबल लेवल पे था, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ, स्टॉकहोम में हुआ, कब हुआ, 1972 में हुआ, ये डेट याद रखेंगे, ठीक है। अब ये लोग जो मिले तो कुछ आउटकम निकला होगा, तो आउटकम एक बात करें, उन्होंने क्या बोला कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक जो पोल्यूटेंट है, ऐसे पोल्यूटेंट जो परसिस्टेंट हैं आपके, ठीक, ये मैंने अपने एक्वेटिक वाली सॉरी पोल्यूशन वाली वीडियो में पढ़ा है, जस्ट लास्ट वीडियो है, उसको जाके देखना, ठीक है। ये पीओपी, फिर मैंने पीओपी क्या बताया आपको, ये वाला पीओपी, ये जो बायो एक्यूमुलेशन कर पाता है कि वो भैया वाटर में सॉल्युबल ही नहीं है, वो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है, पास हो रहा है, सो दैट इज क्रिएटिंग यू नो, वो आपके इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, डिग्रेड नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ऐसे केमिकल्स को ना, इनको फॉरेबल केमिकल्स बोलते हैं कि हमेशा के लिए रह जाते हैं, तो इनको कर दो आप बैन, ठीक है, इनको फेज आउट करने की कोशिश करो। दिस वाज द फर्स्ट आउटकम ऑफ द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। सेकंड आउटकम क्या था कि यूएनईपी को इस्टेब्लिश किया गया, यूएनईपी तो पता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसको इस्टेब्लिश किया गया। पूछेगा कि इसको इस्टेब्लिश किया गया आफ्टर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, येस, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का आउटकम था यूएनईपी को इस्टेब्लिश करना। अब यूएनईपी का डिटेल यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद देखो और क्या हुआ, पीओपी के लिए बोला कि पीओपी को हम धीरे धीरे एड्रेस करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद इंडिया में क्या आउटकम निकला इसका, इंडिया हमने क्या करा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इस एक्ट को पास करा, इंदिरा गांधी थी इस टाइम, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये भी हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट बनाई गई 1975 में, ठीक है, ओके। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया 1986 में, ठीक है। फिर 1972 में आपका कौन सा हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसके अंदर क्या हुआ, डीपीएसपी में हमने चेंजेस करें, फंडामेंटल राइट में चेंजेस करें। इसमें देखो आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि व्हाट आर द आर्टिकल्स जो डीपीएसपी में और फंडामेंटल राइट में विच टॉक्स अबाउट द एनवायरमेंट, जिनको ऐड किया गया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो रिवाइज करो फिर से। तो स्टॉकहोम का क्या आउटकम था, यूएनईपी बना, पीओपी को कहा कि फेज आउट वगैरह करो, डब्ल्यूपीए इंडिया में क्या इंपैक्ट पड़ा, डब्ल्यूपीए बना, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को स्टैब्लिश किया गया एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को इनैक्ट किया गया और 42nd अमेंडमेंट किया गया। कौन प्रेसिडेंट थी यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर जो थी हमारी इंदिरा गांधी थी, ठीक है। अब बात को यूएनईपी की डिटेल्स के बारे में बात करो। हेडक्वार्टर कीनिया में, क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं, तो अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि यूएनईपी प्लस
WMO मिला के IUCN बनाते हैं। सो IUCN इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। क्यों? क्योंकि इसके दोनों जो डैडी हैं, WMO इंटर गवर्नमेंटल, दूसरे डैडी कौन है? UNEP। दोनों ये भी आपके इंटर गवर्नमेंटल, UNEP इंटर गवर्नमेंटल है ना, यूनाइटेड नेशन का है, ये भी यूनाइटेड नेशन की स्पेशल बॉडी है, ठीक है, WMO। तो WMO और UNEP दोनों इंटर गवर्नमेंटल है। इंटर गवर्नमेंटल मतलब क्या होता है कि वो कंट्रीज़ के गवर्नमेंट जो है, सॉवरेन गवर्नमेंट्स है, वो उनको मतलब उसकी पार्टीज़ है, ठीक है। अब उसके बाद समझो कि यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई GEF, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ठीक है। इसको इस्टेब्लिश 1992 में किया गया। हाउएवर जब इस्टेब्लिश कर दिया गया तो इस टाइम तक यूनिप एग्जिस्ट कर रहा था, तो इसको कौन देख रेख करेगा? ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड है, ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड है। अब इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? UNEP इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है, ओके। अब समझो कि UNEP में सेक्रेटरीट के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि साइट्स का, CMS का, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का और मीनामाटा कन्वेंशन का, ठीक है, इन सब का यहाँ पे क्या है आपका सेक्रेटेरिएट है, ठीक है। ये देख लेना एग्जाम के लिए, थोड़ा सा लिख दिया मैंने फैक्ट। इंपॉर्टेंट, बहुत सुपर इंपॉर्टेंट क्या है कि UNEP और WMO मिला क्या बनाते हैं? IUCN बनाते हैं, ठीक है, ये देख लेना, ठीक है। और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी को इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है उसकी? UNEP साथ देख रेख करता है पूरे फंड का, ठीक है, ये हो गया क्लियर है। अब बात करो आगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? स्टॉकहोम आ गया, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या हुआ? लिमिट्स टू ग्रोथ थेरी आई। अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, समझो बस ये बात कि इसमें क्या बोला कि ग्रोथ पे लिमिट लगाओ, ठीक है। क्लब ऑफ रोम में लोग मिले आकर रोम में, ठीक है। अब क्या बोलते हैं यहाँ पे एक 5 ना, ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें कुछ ये हुआ था, मैथमेटिकल मॉडल से इन्होंने एक्सपेरिमेंट वगैरह कहा कि दुनिया 21st सेंचुरी में खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये लोग इतना ज़्यादा ये लोग क्या करें, इमिशन कर रहे हैं ना, दुनिया खत्म हो जाएगी 21st सेंचुरी में। चाहे आप कुछ भी कर लो, दुनिया खत्म होनी। 5 मॉडल्स बनाए उन्होंने, सारा मॉडल में दिखाया, इस वॉज अ वेरी पेसिमिस्टिक मॉडल। सारा मॉडल में दिखाया कि दुनिया तबाह हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ ये जो हम लोग पोल्यूशन कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। तो ये वाला हो गया। अब इसके बाद देखो थर्ड में फिर आते हैं, इसमें समझना क्या है आपको? लिमिट्स टू ग्रोथ थ्योरी, क्लब ऑफ रोम है इसमें, और इसमें क्या बोलता है? दुनिया एंड हो जाएगी। इतना समझना, एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह नहीं आएगा, बट समझना चाहिए हमें। अब उसमें वीना कन्वेंशन आया। वीना कन्वेंशन क्या बात करता है? ओजोन डिप्लेशन के बारे में बात करते हैं। आगे हम देखेंगे ओजोन के लिए और क्या क्या है। तो एक और है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी, एक और की गाली भी है, आगे बात करेंगे। समझो इतना वीना कन्वेंशन आया, तो उसके बाद बात करेंगे ओजोन डिप्लीशन के बारे में। बात करते हैं कि ओजोन डिप्लीशन जो हो रहा है, ओजोन में जो होल हो रहा है, उसको क्या करो, क्यों होता है? ODS की वजह से होता है। पोल्यूशन मैंने पढ़ाया, पोल्यूशन के चैप्टर मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो ये कॉज कर रहे हैं ओजोन डिप्लीशन, इनको क्या करो आप? फेज आउट करो यार, इनको धीरे धीरे फेज आउट करो। हाउएवर वीना कोई कॉन्क्रीट आउटकम नहीं निकल पाया, बस बोला इसने, कोई बाइंडिंग ट्रीटी वगैरह साइन नहीं करवाई, ठीक है। अब उसके बाद आता है मॉन्ट्रियल, 1987 में आया। इसने कहा कि ODS जो है ना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, यहाँ पे इसने इस बात करी थी, एक मिनट रुक जाओ, इसने कहा था HCFC, ठीक है, यहाँ पे HCFC। इसने कहा कि HCFC को क्या करो? फेज आउट कर दो, ठीक है, इसको धीरे धीरे करके फेज आउट करो, ठीक है। अब आता है उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ब्रंटलैंड रिपोर्ट। अब ब्रंटलैंड रिपोर्ट क्या होता है? दिस टॉक्ड अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आप बात करोगे कि आपको कन्फ्यूजन होगा कि यार ये जो SDG गोल्स हमारे आए थे, दे केम इन 2015, बट ये यहाँ पे ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 में कैसे आई? देखो ये रिपोर्ट आई थी, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन पीपल टॉक्ड अबाउट कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए कि जो ह्यूमन भी डेवलप कर जाए और इकोनॉमी भी डेवलप कर जाए, ठीक है। और क्या हो जाए कि इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो, सबका डेवलपमेंट हो विद बाई सस्टेनिंग द इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें, अब इस पे इनैक्ट करके 2015 में इन्होंने क्या बना दिया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को UN वाले लोग फिर से मिले, समिट में मिले, और यहाँ पे SDG गोल समिट हुआ, और यहाँ पे SDG गोल बना दिए, 17 गोल बना दिए यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग UPSC की मेंस के आंसर में कोड करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ IPCC आई आपके, ठीक है। ये क्या क्रोनोलॉजी एग्जैक्टली रटना है आपको? नहीं, समझना है बस दिमाग के लिए अपने, ठीक है। क्या रटना है मैं बताऊँगा। IP CCC, लेकिन हाँ देखो ये रटना होगा आपको, ये आगे मैं क्लियर कराऊंगा, ये क्लियर कराऊंगा आगे, ये यहाँ पे ही कहीं रट लो, ठीक है। IPCC यहीं पे रट लो। IPCC क्या है? इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्या रिपोर्ट रिलीज करती है? ये क्लाइमेट असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज करती है। अब देखो जो रिपोर्ट रिलीज करती है ना, असेसमेंट रिपोर्ट, कि क्लाइमेट का क्या हाल है, क्लाइमेट चेंज का क्या हाल है, ठीक है। ये रिपोर्ट इज अबाउट योर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जो रिसर्च करती है खुद का नहीं करती, दे काइंड ऑफ चोर है काइंड ऑफ, ठीक है। तो जो भी रिसर्चर्स वगैरह होते हैं उनके रिपोर्ट को ये दे बोरो इट एंड दे पब्लिश इट फाइनली, ठीक है। अब समझो कि इंटर गवर्नमेंटल है कि नहीं? येस इट इज़ इंटर गवर्नमेंटल। हाउ? क्योंकि इसके जो डैडी हैं वो UNEP है, और कौन है? WMO है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पढ़ाया था क्या? नहीं, हाँ यहाँ पढ़ाया तो था। ये UNEP है, WMO किसके? IUCN के। ये तो IUCN है यहाँ पे, सॉरी ये यहाँ पे ना मिसप्रिंट हो गया, एक मिनट, ये IUCN नहीं है दोस्त, यहाँ पे IPCC है, ठीक है, ठीक है, IPCC, ठीक है, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ओके। सो ये है IUCN इज़ अ NGO, तो ये ध्यान रखना, IUCN NGO आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, IUCN NGO है। अच्छा, और एक बात ध्यान रखो यहाँ पे, क्या ध्यान रखना है आपको? अब आ जाओ यहाँ पे। इसके बाद फिर क्या हुआ कि
उसके बाद ये लोग क्या मिले, रियो समिट में मिले 1992 में सीधा मिले। 1992 में क्या कब मिले, 1992 में मिले। मिल के क्या करा इन्होंने, रियो का समिट रखा, रियो और समिट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट, अगेन ये लोग मिलते हैं, पहले मिले यहाँ पे, यहाँ मिले आपके फर्स्ट टाइम, और उसके बाद मिलते हैं जाके आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो हुआ 1992 में हुआ। तो उसके बीच में जो हमने पढ़ा है ना, ये सिर्फ फिलर्स है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं अगर आपको बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसके बाद सीधा जो रटना है हमें क्रोनोलॉजी में, वो इसको रटना है, ठीक है। तो 1992 में मिले सीधा अब ये लोग, सबसे इंपॉर्टेंट जो आउटकम निकला। अब 92 में क्या हुआ कि इसका आउटकम क्या हुआ, पहला हुआ कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी बनाई गई, पहली चीज़। सेकंड की UNFCCC, UNCBD, UNCCD, मतलब कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। तो डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड था ये वाला, ये था बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड था ये वाला, ये था क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मेजर मुद्दों पे इन्होंने बात करा, और तीनों पे कहा कि देखो हम लोग यहाँ पे कन्वेंशन बना लेते हैं, और हर साल आके हम लोग क्या मिलेंगे, मिलेंगे। अब इसके अंदर में जो भी पार्टीज़ थी वो कॉप के अंदर, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, सारी पार्टीज का कॉन्फ्रेंस होगा, और ये हर साल मिलेंगे, एंड दे विल डिस्कस अपॉन दिस एजेंडा जो यहाँ पे डिस्कस हुआ है, ठीक है। और हर साल कुछ ना कुछ ये लोग स्टेप लेंगे, ठीक है। दिस इज अबाउट द मेन थीम, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि जो यूएन, जो आरईओ समिट हुआ, जो हमारा UNFCCC, जो मोदी जी गए थे COP26 में, ग्लासगो समिट जो हुआ था, ठीक है, बड़ा फेमस हुआ उस टाइम 2021 में। तो अब ये जो हुआ, इसका देखो हम क्या देख रहे हैं। तो रियो अर्थ समिट, देखो पहले एक चीज़ और देख लो, रियो अर्थ समिट कब हुआ, 1992 में हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके आउटकम क्या निकले, UNCCD, CBD एंड UNFCCC, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी एंड डिजर्टिफिकेशन, 3 आउटकम निकला इसका। इसके अंदर में एक और चीज़ क्या निकली कि एजेंडा 21, ये क्या है, कुछ नहीं है, 21 तरह के एजेंडा निकाले कि भैया हम क्लाइमेट को किस तरीके से, क्लाइमेट चेंज को रोकेंगे और सस्टेनेबली हम रिसोर्स को यूज़ करेंगे, बस इसका मतलब ये था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इसी एजेंडा पे वर्क करके हमने क्या लाया फिर यहाँ पे, ये एजेंडा प्लस ब्रॉडलैंड रिपोर्ट, ठीक है, दोनों पे काम करके क्या करा, 2015 में क्या लाया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुई, एंड दे फॉर्मुलेट समथिंग कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। अब रियो और समिट हो गया आपका। समिट और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में डिफरेंस है। इसके अंदर में UNCCD, CBD, ये जो आपके कन्वेंशन हो गया, इस कन्वेंशन के अंदर में ना दे आर मीटिंग, एंड दे आर मीटिंग, द पार्टीज आर मीटिंग, एंड दे आर कॉल्ड एज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। हाउ एवर जो समिट होती है, समिट इज टोटली डिफरेंट। ये एक पर्टिकुलर समिट, देखो ये समिट हुआ, ठीक है, ये एक समिट हुआ, समिट के अंदर में कन्वेंशन साइन किया गया। अब इस कन्वेंशन के अंदर में जो भी पार्टीज थी वो हर साल मिलेंगी कॉप के अंतर्गत, ये समझ में आया आपको। अब एक और समिट होता है 2002 में, इसके जस्ट 10 साल के बाद, इसको रियो ऑफ +10 कहा गया। उसके अगेन जो ये 92, ये जो अपनी बेसमार्क है, ठीक है, बेस है, इसके 10 साल के बाद क्या हुआ, रियो +10 बोलेंगे। रियो था, रियो फर्स्ट, रियो +10 एंड देन रियो +20। अब रियो +20 कब, 2012 में हो। 92 + 20 क्या हो गया, 2012। 92 + 10 कितना हो गया, 2002, ठीक है। अब 2002 में जो उसको योहान्सबर्ग डिक्लेरेशन कहते हैं, ठीक है। और 2012 में हुआ, इसका मेन आउटकम क्या था, पेज। अब पेज आके पढ़ेंगे, PYQ में आपके पूछा, ठीक है। बस इतना करना है इसके लिए, ठीक है। जो करवा रहा हूँ उतना करना, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओवरडू नहीं करना, ज़्यादा क्वेश्चन से नहीं आया तो ज़्यादा ओवरडू नहीं करना है, ओके। अब समझो UNFCCC जो मैंने यहाँ पे देखा, रियो और समिट हुआ, उसका आउटकम था UNFCCC, तीनों, 2 और थे बट UNFCCC था। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं कि इसके अंदर जो कॉप मिलेंगे, ये लोग पार्टी जो कन्वेंशन में मिलेंगी हर साल, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखो UNFCCC में क्या है कि लीगली बाइंडिंग नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, लीगली बाइंडिंग नहीं है। इसमें कहा कि UNFCCC जो है वो कोई भी अपने लिए टारगेट सेट नहीं करता है, खुद से नहीं करता। वो बोलेगा कंट्री को कि आप खुद से अपना ना एक टारगेट सेट करिए, और उस टारगेट, वो टारगेट जो होगा वो आपके लिए बाइंडिंग होगा, एंड दिस टारगेट हैज़ टू बी सेट बाय यू। तो हमने फाइनली कब तक टारगेट सेट करा था, हमने सेट करा 2000, हमने ग्लासगो में सेट करा, जो पंच अमृत ने प्लान लाया था, ठीक है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं COP। देखो COP क्या है, COP देखो समझाया मैंने, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, कि सारी पार्टीज क्या होंगी, मिलेंगी आपकी, ठीक है, ओके। अब CMP क्या होता है, आगे बात करेंगे CMP क्या होता है, ठीक है, ओके। ये मीटिंग ऑफ द पार्टीज है, मैं आगे बात करूंगा इस बारे में क्या है। देखो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल देखो सबसे पहले एक 92 में स्टार्ट हुआ था। इसके अंदर में जो थर्ड टाइम मिलेंगे, देखो मिले तो बहुत बार है, 27-28 बार मिल चुके हैं, बट सारे इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही यहाँ पे करा है। तो सिर्फ थर्ड बार जो मिले वो इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, कब हुआ, 1997 में हुआ। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया, इसमें तुम 2-4 चीज़ें बताई गई। पहली चीज़ क्या बोला, कार्बन में ट्रेड करो, कि कार्बन मान लो एक कंट्री बहुत ज़्यादा इमिशन कर देती है, ठीक है, और वो इमिशन नहीं रोक पाती है, तो किसी छोटे कंट्री को बोलेगी कि देखो भैया ऐसा करो कि आप अपने इमिशन को रोको, एंड रोकोगे तो आप एक कार्बन का क्रेडिट डेवलप करोगे। इस क्रेडिट को ना क्या करो, आप हमसे बेच दो और हम आपको क्या देंगे, पैसा देंगे, क्योंकि पैसे, गरीब कंट्री है, पैसा चाहिए इसको, तो इसने, ठीक है,
तो गरीब कंट्रीज को चाहिए पैसा चाहिए, तो इसके थ्रू क्या हो गया कि इसने पैसा दे दिया, कार्बन में ट्रेड हो गया, कार्बन को इसने कम करा, ये कम कर सकता नहीं था, तो इसने कम करके इसको क्या करा, दिस सोल्ड इट, ठीक है। ओके, नाउ सेकंड थिंग इज कार्बन गेट डेवलप हो गया, ठीक है। इस पूरे मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, की डेवलपमेंट हो बट वो क्लीन हो, और उसके लिए मैकेनिज्म वी आर ट्राइंग टू मेक, एंड दिस इज कॉल्ड CDM। एंड CDM के अंतर्गत क्या हुआ कि कार्बन क्रेडिट का डेवलप किया गया, एंड कार्बन ट्रेड, एंड जो ट्रेड किया जा रहा है, ट्रेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन फॉर्म ऑफ कार्बन क्रेडिट, ठीक है। सो दैट्स हाउ दिस फंक्शन वाज वर्किंग, एंड दिस फंक्शन वाज डेवलप अंडर व्हाट, क्योटो प्रोटोकॉल, दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, ठीक है। ओके, नाउ कॉप एट दिल्ली में हुआ, इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लो बस, ठीक है। अब COP 11 हुआ जो मॉन्ट्रियल में हुआ, इसके अंदर में क्या हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया, यहाँ क्योटो प्रोटोकॉल को इंट्रोड्यूस किया गया ये सारी चीज़ों को। अब ये 2005 में क्या हुआ, फाइनली क्योटो प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया गया कि सब कंट्री ने एक्सेप्ट करा। अब ये रेटिफाई जब हो गया ना, देन कंट्री स्टार्टेड मीटिंग एज CMPs। तो अब दो कॉन्फ्रेंस होने लगी लोगों की, एक तो लोग जो मिलते थे आपके कॉप मतलब कि जो FCCC के लिए तो मिलते तो थे ही थे, अब इसके अंदर में एक और सब मीटिंग होने लगी कि जो क्योटो को रेटिफाई किया, अब ये लोग अलग से मिलो, ठीक है, CMP वगैरह होने लगा। इसके लिए CMP इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू द क्योटो प्रोटोकॉल। यहाँ तक ये क्लियर है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कोई बात नहीं, बट क्लियर हो जाएगा आगे जाके, ठीक है। ऑलराइट, अब देखो 2015 में क्या होता है, COP 21 होता है, इसमें पेरिस एग्रीमेंट होता है, इसमें लोग मिलते हैं। इसके अंदर में क्या खास बात एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि NDC हुआ, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, सारी कंट्री अपना खुद का करेंगी, UNFCCC तो क्या करता है, फोर्स नहीं करता है। हमने कब करा, हमने ग्लासगो में करा, ठीक है। कंट्री हैज़ टू डिसाइड, और जब डिसाइड कर लोगे तो वो बाइंडिंग होगा, उसको आपको फुल टारगेट को चेज करना है, ठीक है। अब पेरिस में और क्या बात बोला गया कि जो ग्लोबल का टेम्परेचर है ना, उसको 1.5 डिग्री से क्या रखो, कम ही रखो, इसे इंक्रीज ना होने दो, ठीक है। तो दिस वाज द मेन आउटकम्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। मेन आउटकम ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल क्या था कि कार्बन में ट्रेड करो, कैसे करो, क्रेडिट को डेवलप करो, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला गया, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म बोला गया, ठीक है। तो ये क्लियर है, ये क्लियर है। अब फिर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको COP 26 मिले, हम लोग 2021 में मिले, ग्लासगो सबमिट हुआ, इसमें हम लोग मिले, ठीक है। और इंडिया ने अपने NDC को फाइनली यहाँ पे डिक्लेयर करा, ये सब पता है हमें, ठीक है। 2050 तक हम इस गोल को अचीव करेंगे, और इसका नाम दिया पंचअमृत, 5 टारगेट रखे हमने, ठीक है। ओके ओके, 27 इजिप्ट में हुआ, 28 आपके दुबई में हुआ, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। ये PTA मैंने कवर किया है वैसे, ठीक है, PT साल की PTA में कवर किया, 24 की PTA मैंने कवर किया हुआ, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक हमारा FCCC यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब समझो कि जो पार्टीज़, जो कन्वेंशन, जो हमारी क्लास, जो पार्टीज़, जो COP में जो पार्टीज़ हैं, जो कॉन्फ्रेंस में पार्टीज़ हैं, इन पार्टी को हमने क्लासीफाई किया है। UNFCCC में जो क्लासिफिकेशन है ना, कि हर पार्टी इक्वल नहीं है, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, की सारी पार्टीज़ जो कॉमन गोल है इनका कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, बट इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंशिएबल है। क्यों डिफरेंशिएटेड है, क्यों, क्योंकि कुछ डेवलप्ड है, कुछ डेवलपिंग है, ठीक है। तो दोनों को इक्वल में, इक्वल तराजू पे आप नहीं तोल सकते ना, यू हैव टू काइंड ऑफ इक्विटी यहाँ देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इन्हें क्या डिवाइड करा, Annex 1, Annex 2 एंड नॉन एनेक्स, 3 तरह की कंट्रीज को क्लासीफाई करा। Annex 1 में कौन सी कंट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रियल, जो जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, और जो इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन है, मतलब कि अभी ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है, बट दे आर इन द ट्रांजिशन फेज ऑफ बिकमिंग डेवलप्ड, ठीक है। जो सोवियत यूनियन के बाद जो ब्रेक हुआ ना, उसकी जो कंट्रीज जो बची, वो सारी कंट्रीज में आ जाती हैं, ओके। अब Annex 2 में कौन सी है, जो एकदम टोटली डेवलप कंट्रीज हैं, जो कि आपकी OECD कंट्रीज हैं, सॉरी, जो आपकी OECD कंट्रीज़ हैं, ठीक है, OECD जो कंट्रीज़ हैं। तो ये कंट्रीज पर पैसा बहुत है, तो ये लोग क्या करते हैं, दैट इज़ वाई दे गिव फंड, कि भाई आप अपना कट नहीं कर सकते हो ना, तो क्या करो, इनको पैसा दो, और इनको बोलो कि ये कट करे, इनको पैसा दो, बोलो कि ये सस्टेनेबल अपने प्रैक्टिस को डेवलप करे, पैसा नहीं है इनके पास, ठीक है। ओके, अब समझते, इसी क्लियर हो गया हमारे पास, 3 तरह से हमें क्लासिफिकेशन कर दिया। नॉन एनेक्स में डेवलपिंग कंट्रीज़ है, Annex 1 में जो कंट्रीज जो अभी डेवलप हो रही हैं, और Annex 2 में पूरी तरह डेवलप कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज़ में, क्या होता है ये, जो हमने यहाँ पे देखा एक चीज़ कि हमारा जो UNFCCC हुआ, कहाँ गया, ये रियो समिट जो हुआ, इसमें 3 आउटकम निकले। ये तो UNFCCC, CBD और CCD तो निकला ही निकला। एक इन्होंने कहा कि देखो ये सारी चीज़ें जो करनी है, फंड कहाँ से आएगा, तो फंड यहाँ से आएगा कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी एक फ़ंड बनाओ, ग्लोबल इन्वायरमेंट जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड है, ये बनाओ, और ये सबको फंड करेगा। तो ये देखो यहाँ पे, अब उसी को डिटेल में पढ़ते हैं क्या है ये। देखो GAF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, तो इसके डैडी कौन कौन है, वर्ल्ड बैंक, UNDP और UNEP, ये 3 है, ठीक है। हमने पढ़ा था UNEP वाले में, UNEP क्या करता है, इसको देखरेख करता है, तो उसके साथ वर्ल्ड बैंक और UNDP, ये तीनों मिला के इसको देखरेख करते हैं, ठीक है। ओके, इस्टेब्लिश कब किया गया, 1992 में किया, इसके किसके लिए इस्टेब्लिश किया गया, रियो समिट के बाद इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। ओके, ऑल राइट, वेरी वन। इट इज़ ओनली मल्टीलेटरल फंड ऑपरेटिंग ऑल अक्रॉस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट, सारे के सारे को फंड देता है ये, ठीक है। इंडिया ऑब्वियसली इतनी इंपॉर्टेंट, इंडिया इसका बॉडी, ये मैंने PT में पढ़ाया हुआ है, ओके। अब देखो किसको किसको फंड देगा, FCCC, CCD, CBT, भैया इसी के लिए तो रियो में बनाया गया, जिसको फंड नहीं देगा क्या, इसको तो फंड देगा, ओके। स्टॉकहोम को भी देगा, मिनामाटा को भी देगा, ये ध्यान रखना है बस। और किसको देगा, अनक्लॉस को और मार्पोल को भी देगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, ओके।
और लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज जो लीस्ट कंट्रीज जो होंगी, जिस लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होंगी उनको भी फंड करेगा। और स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड मतलब कहीं मान लो कि कुछ तूफान उफान आ गया, साइक्लोन आ गया, तो उनको भी देगा, ठीक है। अच्छा, मीटिंग कब को, 2 साल में एक बार मीटिंग होगी, ठीक है, नहीं सॉरी 2 टाइम्स पर ईयर होगी, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सीबीडी, जो हमने यहाँ देखा था, क्या देखा था कि रियो समिट में, कहाँ गया यार, ये एक F-CCC, इसको तो पढ़ लिया अच्छे से हमने, इसकी सारी कॉप देख ली हमने। अब सीबीडी के सारे कॉप को देखो, फिर सीसीडी तो कुछ खास है नहीं इसमें, बट सीबीडी के सारे कॉप को देखो, इंपॉर्टेंट है। अब सीबीडी के कॉप को देखो, सीबीडी हुआ, ये किसके बारे में बात करेगा, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेगा। वो किसके बारे में बात करता था, सीसीडी सॉरी F-CCC क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करता था, ठीक है। सो दैट वॉज टॉकिंग अबाउट द इन्वायरमेंट एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ओके। तो लीगली बाइंडिंग है ये वाला, हाउएवर यूएन F-CCC लीगली बाइंडिंग नहीं था, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी लीगली बाइंडिंग है, वो बाइंडिंग नहीं था। इसका यूएस पार्ट नहीं है, अब क्यों नहीं समझाऊंगा मैं, बट यूएस का पार्ट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इंडिया पार्ट है, यस, ठीक है। अब देखो इंडिया ने इसके मोटिवेट होकर क्या किया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट लाया, ठीक है। उसका अमेंडमेंट अभी हमने करा, इसको कहाँ से पढ़ोगे आप, पीटी में जाओगे, पीटी से पढ़ोगे, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। अब बात करते हैं कि इसका गोल क्या है, क्यों बनाया ये वाला। इसकी गोल रहेंगे कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी जो है उसको कंजर्व कर लो, पहला गोल, कॉमन सा गोल है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, मतलब कि जो आपकी जेनेटिक रिसोर्सेज है, जिसमें बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, उनको आपने, जैसे मान लो किसी कंपनी, एक्स कंपनी है, अब इस कंपनी ने क्या करा, कोई भी पेटेंट बना लिया, अब ये पेटेंट अपने पास रखती है, ठीक है, ट्रिप्स के अंतर्गत। अब ट्रिप्स किसका है, WTO का है। अब यूएस भाई इस प्रो कैपिटलिस्ट है तो उसको सपोर्ट करेगा पेटेंट वगैरह को, ठीक है, कैपिटलिस्ट कंट्री है, प्रो कैपिटलिस्ट है। अब बात करो कि ये जो, अब जैसे जो जो ट्रेडिशनल नॉलेज वाले हैं, ये किसी से शेयर ही नहीं कर पाया किसी दूसरे कंट्री से, जो पुअर कंट्री नीडी थी, ठीक है। तो जो ग्लोबल रिसोर्सेज उसका शेयरिंग नहीं कर पा रहे हो ना आप लोग यार, दैट्स वाई दिस सेड कि फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग करो, बट दिस इज अगेंस्ट द कैपिटलिस्टिक मोटिव एंड यूएस इज अ प्रो कैपिटलिस्ट कंट्री, इसलिए सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि इसको पेटेंट चाहिए भैया, इसको हर चीज़। ये कोविड का जो वैक्सीन भी आया था उसमें भी इसको मॉडर्ना को क्या चाहिए था, पेटेंट चाहिए था, ठीक है। अब समझते हैं इसके कॉप के बारे में, 2 कॉप 3 कॉप पढ़ेंगे इसका, कॉप 5, कॉप 10 और कॉप जो हुआ। क्या नंबर याद रखना जरूरी है, बिल्कुल नहीं जरूरी है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक क्रोनोलॉजी याद रखो कि 2000 में हुआ, 2010 में हुआ, एंड दिस हैपेंड रिसेंटली इन 2023, ठीक है, ओके। 3 चीज़ें पढ़ेंगे, एक कार्टेजिना प्रोटोकॉल, एक नागोया प्रोटोकॉल और आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट, और एक और पढ़ेंगे कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। समझो क्या है कार्टेजिना प्रोटोकॉल से, क्या बोला कि कॉप 5 मिले, इन्हें कहा कि चलो प्रोटोकॉल बनाते हैं, क्या बनाए भैया, कार्टेजिना प्रोटोकॉल। किस बारे में बात करता है, टॉक्स अबाउट बायोसेफ्टी, मतलब कि मान लो कि कोई लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग कर दिया, लिविंग है, मॉडिफाई कर दिया जेनेटिकली इसको, और ये ऑर्गेनिज्म तो है ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, LMO, ठीक है। अब मान लो मैंने कोई केमिकल या कोई भी चीज़, मेडिसिन, मान लो मैंने कुछ भी एक्सपोर्ट करने की कोशिश करी, ठीक है। अब मान लो कि मैं इसको किसी कंट्री में यहाँ पर डंप कर, मतलब ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर में लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, सो आई हैव टू गिव इन्फॉर्मेशन टू दिस कंट्री कि भैया जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, इसमें लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, सो दैट यू कैन मैनेज इट। दैट्स वाई कार्टेजिना प्रोटोकॉल क्या कहता है कि इसके लिए लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है तो आप कंसेंट लो जिस कंट्री में आप इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, ओके, ऑलराइट। अब कॉप 10 में क्या हुआ कि नागोया प्रोटोकॉल, इट टॉक्स अबाउट द इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, मतलब कि एग्जैक्टली इसी के बारे में बात करता है कि जो भी बेनिफिट है सब में शेयर करो यार, पेटेंट वगैरह मत लाओ, ठीक है, ओके। अब उसके बाद क्या करें, आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट, की बायोडाइवर्सिटी के लिए टारगेट बनाओ कि क्या क्या अचीव, जनरल टारगेट्स की, अफॉरेस्टेशन करेंगे, डिफॉरेस्टेशन को रोकेंगे, बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे, पोचिंग नहीं करेंगे, इस टाइप की चीज़ों के बारे में बात करें, जनरल चीज़ें यार, रटना नहीं है क्या है। तो आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट किसने बनाया गया था, इट इज़ अंडर द UNCBD, इतना क्लियर है, नागोया प्रोटोकॉल अंडर UNCBD, कॉप 10, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि इंपॉर्टेंट क्या है कि आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट जो थे, अब क्या होता है, होता है ना कि इंसान को नया धर्म मांगता था, ठीक है, इंसान को नई चीज़ें मांगती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इंसान को यहाँ पे क्या चाहिए था, इन लोगों को नया टारगेट चाहिए था। सो 2023 में मिले कि यार बहुत पुराना हो गया, 2010 का यार, नया कुछ लाओ, तो दे मेड समथिंग कॉल एज कनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कनमिंग चाइना और मॉन्ट्रियल आपका यहाँ पे कहोगे कनाडा में, तो यहाँ मिलते हैं, and they give something called as global biodiversity framework which has replaced the Aichi biodiversity target। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि Aichi biodiversity target has been replaced by GBF, तो yes it is replaced by this, ठीक है। नागोया, एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, नागोया प्रोटोकॉल किस बारे में बात करता है, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, ये ध्यान रखना है एग्जाम के लिए, ठीक है। किसके अंदर में, इसके CBD लीगली बाइंडिंग है, यस। यूएस ज्वाइन किया है, नहीं। इंडिया मेंबर है, यस। बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया है, इसका अमेंडमेंट भी आ चुका है, ठीक है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल टॉक्स अबाउट व्हाट, बायोसेफ्टी, LMO, यस, LMO लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये क्लियर हो गया, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करो यहाँ पे, अब बायोडाइवर्सिटी के लिए और अदर इंटरनेशनल कन्वेंशंस क्या है, पहला है साइट्स, दूसरा है UNCMS। साइट्स को वॉशिंगटन कन्वेंशन कहते हैं, CMS को बॉन कन्वेंशन कहते हैं। दिस टॉक्स अबाउट द बर्ड्स, ये बात करता है आपके बर्ड्स के बारे में, ठीक है।
ये बर्ड्स के बारे में बात करता है। माइग्रेटरी स्पीशीज क्या होती है, बर्ड्स होती है आपकी, तो बॉर्न कन्वेंशन इसको कहते हैं। देखो एक और बॉर्न चैलेंज भी है, तो बॉर्न चैलेंज इज अबाउट, यहाँ ध्यान लिख लो, आप लिख लो कि बॉर्न चैलेंज ट्रीज़ के बारे में है। ये कहता है कि भैया ट्रीज़ लगाओ आप, ठीक है, ट्रीज़ ही ट्रीज़ लगा दो, इट्स अबाउट कि ट्रीज़ लगाते रहो, बॉर्न चैलेंज। एंड बॉर्न कन्वेंशन इज अबाउट बर्ड्स, तो ये ध्यान रखना है, बॉर्न कन्वेंशन अबाउट व्हाट, बर्ड्स, ठीक है। अब UNCMS देखो नाम क्या कि UN लगा हुआ तो इंटर गवर्नमेंटल हो गया, कोई डाउट नहीं। बॉडी कौन देखती है, UNEP देखेगी, ये रटना है अपने को। इंडिया मेंबर है, यस, ठीक है। COP 13 जो है CMS का, वो कहाँ हुआ था, गांधीनगर में हुआ था। क्यों, क्योंकि यहाँ वेस्टर्न में हमारे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड यहाँ से इंडिया में एंटर करती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं साइट्स के बाद, साइट्स को क्या बोलते हैं, वाशिंगटन कन्वेंशन बोलते हैं। अब इसे डैडी कौन है, UNEP। इंटर गवर्नमेंटल है ऑब्वियसली, यस। लीगली बाइंडिंग है, यस। इसके अंदर में 3 अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स 1, 2 और 3। देखो 1 वाले में क्या होता है कि इसमें ट्रेड बिल्कुल ही आप नहीं कर सकते, एकदम प्रोहिबिटेड है। इसके अंदर में ट्रेड कर सकते हो, बट ट्रेड इज़ व्हाट, ट्रेड इज़ रेगुलेटेड, ठीक है, नॉट प्रोहिबिटेड बट रेगुलेटेड। अपेंडिक्स 3 में क्या होता है, मान लो कि कोई लेट्स से स्पीशी एक्स है, किसी ए कंट्री में ये क्या है कि बैन है, ठीक है। तो अब मान लो कि किसी बी कंट्री में उसको कोई भी रेगुलेशन करना है उसके ट्रेड के लिए, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ इनमें आपस में एग्रीमेंट करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा इनको, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो एनिमल के लिए कौन कौन सा, बायोडाइवर्सिटी के लिए एक साइट से, एक UNCMS। एक और चीज़ समझो कि ट्रैफिक भी है, इट एग्जैक्टली टॉक्स अबाउट व्हाट, साइट्स के बेसिस पे काम करता है बेसिकली। साइट्स टॉक्स अबाउट व्हाट कि जो भी बायोडाइवर्सिटी है ना, उसमें आप ट्रेड मत करो यार। सो ट्रैफिक ऑल्सो टॉक्स अबाउट द ट्रेड। हाउएवर डिफरेंस क्या है कि ट्रैफिक इज अ सप्लीमेंट्री थिंग टू साइट्स, बट ट्रैफिक में डिफरेंस क्या है कि साइट्स जो है वो इंटर गवर्नमेंटल है, और जो ट्रैफिक है आपका NGO है। NGO क्यों है, इसे दोनों डैडी जो है ना, IUCN और WWF। तो ये WWF जो है, दिस इज ऑल्सो एन NGO एंड IUCN इज ऑल्सो एन NGO। तो ये क्या हो गया आपका, ओवरऑल NGO है, ठीक है। तो आपका साइट्स इंटर गवर्नमेंटल है और ट्रैफिक क्या है, NGO है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। अब बात करते हैं ओजोन के बारे में कि ओजोन में हम ओजोन में डिप्लीशन करें ओजोन लेयर का। ये मैंने पोल्यूशन के चैप्टर में पढ़ा है, जाके क्लियरली उसको देखो, नहीं देखा है आपने, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ा है वहाँ पे। और पोल्यूशन जरूर देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे तो क्वेश्चन आए नहीं आए गारंटी नहीं है, बट पोल्यूशन दो क्वेश्चन हर साल आएंगे ही आएंगे, गारंटी है, और सॉल्व भी होंगे। इससे तो वेक क्वेश्चन भी आ रहे हैं आजकल, ठीक है, बट हम लोग पढ़ना है क्योंकि छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। अब ओजोन से क्या है, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली, 3 चीज़ें हुई। अब देखो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, एक हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, और इसका अल्टरनेटिव क्या दिया गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अब ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है, दिस इज नॉट एन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ये नहीं है, ठीक है, बट ये ग्रीन हाउस गैस हो जाता है, ये मैंने पोल्यूशन में पढ़ाया। तो इसलिए अब क्या कह रहे हैं ना कि पहले बोला कि अब सबसे पहले मिलेंगे ये लोग वीना कन्वेंशन में सबसे पहले। इसमें बोलते हैं कि सिर्फ बात करेंगे, टॉक करेंगे और टारगेट सेट करेंगे, कुछ कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। कोई लीगली बाइंडिंग रिडक्शन गोल नहीं रखेंगे, बोलेंगे ठीक है यार देखो ऐसा ऐसा करना तो चाहिए, बट कोई सिर्फ दे जस्ट वॉक, दे जस्ट डोंट वॉक द टॉक, ठीक है, जस्ट टॉक द टॉक, ठीक है। अब उसके बाद मिलते कहाँ, ये लोग मॉन्ट्रियल में मिलते हैं। अब मॉन्ट्रियल में क्या करते हैं समझो, ठीक है, समझो इसमें हो क्या रहा है। तो मॉन्ट्रियल में क्या बोलेंगे ये लोग बोलेंगे कि देखो ऐसा है, हम लोग मिलते हैं एंड इसमें बैन करेंगे हम लोग HCFC को, इसको फेज आउट करेंगे, बैन नहीं करें, फेज आउट धीरे करके इसको फेज आउट करेंगे अपने यूजिंग पैटर्न से। तो अब समझना क्या है अपने को कि वियना कन्वेंशन टॉक्ड अबाउट द CFC, सिर्फ बात करी कुछ करा नहीं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टॉक्ड अबाउट द HCFC, बट सिर्फ टॉक नहीं करा, दे ऑल्सो सेट द यूनिवर्सल फेजिंग आउट टारगेट, और जो टारगेट सेट करा वो लीगली बाइंडिंग भी था। इसमें कोई भी लीगली बाइंडिंग टारगेट सेट नहीं हुआ, रिडक्शन गोल सेट नहीं हुआ कि भाई रिडक्शन तो करना चाहिए, बट करे ना करे ये इसमें सेट नहीं करा। इन्होंने कहा CFC को कम करना चाहिए यार, क्योंकि ओजोन को डिप्लीट कर रहा है। इसमें क्या बोला कि यार मॉन्ट्रियल में मिले दोबारा कि देखो ये तो सही से हुआ नहीं, फकअप हो गया ये वाला वियना कन्वेंशन वाला। तो क्या करते हैं, मॉन्ट्रियल में दोबारा मिलते हैं एंड देयर लाइक यार HCFC को ना, हाइड्रोक्लोरोकार्बन को ना ऐसा करो, इसको भी फेज आउट करो, एंड जो आप गोल सेट करोगे ना, ये दैट शुड बी लीगली बाइंडिंग। जो भी कंट्री रेटिफाई, क्या इंडियन रेटिफाई करा है, ऑब्वियसली करा है, यूनिवर्सल रेटिफिकेशन है, इट इज़ द ओनली ट्रीटी इन द वर्ल्ड, ओनली प्रोटोकॉल इन द वर्ल्ड विच हैज़ यूनिवर्सल रेटिफिकेशन, ठीक है। सारी कंट्री ने इसको करा, ओनली डिस्टिंक्शन है इसके पास, ठीक है। अब इसके बाद बोलते हैं चलो यार कुछ बातें और बाकी रह गई हैं कि आपने HCFC को ला के आपने HCFC ला दिया, HFC ला दिया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ला दिया। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्यों लाया आपने कि भैया ये तो ODS नहीं था, ओजोन को तो बचा लिया आपने, बट इसके और भी इसकी कमी क्या है कि इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। तो एक इविल को हटा के दूसरा इविल ले आया आप, ठीक है। यू जस्ट ट्रेड वन इविल फॉर द अनदर। तो क्या करो भाई, इसको फेज आउट करो, तो इसको भी स्लोली फेज आउट करो, HFC को भी। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि किगाली एग्रीमेंट इज अबाउट HCFC, नहीं, इट इज़ अबाउट HFC, इसको फेज आउट करना है, लीगली बाइंडिंग है, यस। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते क्या वियना कन्वेंशन इज अबाउट HCFC, नो। वियना कन्वेंशन इज अबाउट CFC, यस। क्या वियना कन्वेंशन सेट्स लीगली बाइंडिंग टारगेट, नो, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सेट्स डू नॉट सेट लीगली बाइंडिंग थिंग फॉर द
phase out? No, it sets legally binding, and it sets, it eliminates the, it aims to phase out the CFC. No, it aims to phase out the HCFC. तो ये ध्यान रखना है, मॉन्ट्रियल बोलेगा एग्जाम में। अब देखो, मैं एक सादा पेज में आपको रिवाइज अगर कराऊँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, रिवाइज करो मेरे साथ। मान लो कि मैंने बोला मॉन्ट्रियल, ठीक है, मैंने बोला यहाँ पे स्टॉकहोम, ठीक है। अब मान लो मैंने एक और चीज़ क्या बोली आपसे, सॉरी स्टॉकहोम नहीं, एक और क्या था ये, वियना। एक और बोला मैंने आपसे किगाली, ठीक है। अब बताओ किगाली में किसके बारे में बात करी, वियना में किसके बारे में बात करी, मॉन्ट्रियल। एक्टिव रिकॉल करो, मॉन्ट्रियल ने बात करा किसके बारे में, HCFC के बारे में, ठीक है। क्या लीगली बाइंडिंग था? यस। क्या यूनिवर्सल राटिफिकेशन है? यस। अच्छा, वियना में क्या बात, सिर्फ टॉक द टॉक करते हैं, कुछ काम करते हैं नहीं है, ठीक है, ओके। किसके बारे में बात करते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कुछ एक्शन लेते हैं, क्या लीगली बाइंडिंग है क्या? नहीं। किगाली में क्या बात करते हैं? टॉक अबाउट द कि भैया जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, इसको भी आप धीरे धीरे फेज आउट करो ग्रेजुअली। क्यों भैया? क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो क्या लीगली बाइंडिंग है? यस। तो ये अपना रिवाइज हुआ, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ओजोन से जुड़ा हुआ 3 चीज़ है। एक ओजोन वाले में क्या है, ओजोन वाले में 3 चीज़ें, एक मॉन्ट्रियल है, सबसे पहले वियना है, फिर उसका मॉन्ट्रियल है, उसके बाद आपका किगाली आएगा। ये क्लियर हो गया अपने को। अब हम लोग बढ़ते हैं BRS कन्वेंशन। BRS कन्वेंशन क्या है? इसको नाम से बोलते हैं BRS। BRS मतलब B फॉर बेसल, R फॉर रॉटरडैम एंड S फॉर स्टॉकहोम। स्टॉकहोम हमने ऑलरेडी पढ़ा, कब हुआ था? 1972 में हुआ था, ठीक है। किसके बारे में बात करता है? पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूशन के बारे में बात करता है, ठीक है। ये क्या होते हैं समझने के लिए पॉल्यूशन देखो जाके लेक्चर, ठीक है, ओके, ऑलराइट। अब समझिए रॉटरडैम कन्वेंशन क्या है और बेसल कन्वेंशन क्या है। बेसल मतलब बात करता है कि ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ द हैजार्डस वेस्ट। इट टॉक्स अबाउट कि वेस्ट हो, और वेस्ट कैसा हो? हैजार्डस वेस्ट हो। लेकिन वेस्ट हो तो इसके बारे में क्या, किस चीज़ में कंसर्न है आपको? यू आर कंसर्न अबाउट द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, कि ये वेस्ट को आप अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव कर रहे हो, ठीक है, और ये वेस्ट हैजार्डस है, तो ये किस कन्वेंशन के अंदर मैनेज किया जाएगा? बेसल कन्वेंशन के अंदर मैनेज किया जाएगा, ठीक है, ओके। अब इसमें ध्यान रखना है कि रेडियो एक्टिव वेस्ट इसमें कवर्ड नहीं है, ठीक है। तो बेसल इज अबाउट द हैजार्डस वेस्ट का ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट। अच्छा, रॉटरडैम इज अबाउट की ट्रेड, तो ये सिर्फ वेस्ट का मूवमेंट के बारे में है, ठीक है, वेस्ट के मूवमेंट के बारे में बेसल। और रॉटरडैम किसके बारे में? ट्रेड के बारे में। कैसे रटेंगे? देखो, R फॉर रॉटरडैम, R फॉर ट्रेड, तो ये ट्रेड हो गया, ठीक है, ओके। अब देखो बेसल है और यहाँ आपका वेस्ट है, तो बेस और वेस्ट, क्लियर, राइम कर रहा है, तो बेस और वेस्ट। और ये रॉटर में R है और ये R है, तो यहाँ ट्रेड और ट्रेड, ठीक है, क्लियर हो गया। स्टॉकहोम तो पता ही कि POP पे डील करता है, ठीक है। अब ये ट्रेड किस चीज़ में ट्रेड भैया? हैजार्डस केमिकल्स, ऐसे केमिकल हो जो हैजार्डस हो। एग्जाम्पल दे कैन बी पेस्टिसाइड, दे कैन बी इंसेक्टिसाइड। तो अगर आपने मान लो किसी केमिकल को, लेट्स से केमिकल X डील करा किसी कंट्री A ने कंट्री B को, और इसके अंदर में आपको पता है कि हैजार्डस केमिकल है, एंड दोज केमिकल्स आर लिस्टेड इन द PIC लिस्ट। PIC लिस्ट क्या बताऊंगा मैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, उसको देकर उससे कंसेंट लेना पड़ेगा। और एक काम आपको प्रायर करना पड़ेगा इसके पहले, तो आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन कंसेंट लेना पड़ेगा। और इसके लिए लिस्ट है कि अगर जो केमिकल आप कर रहे हो, जो चीज़ भेज रहे हो, उसके अंदर में ये हैजार्डस अगर केमिकल है, और ये केमिकल किस लिस्ट में होगा? इस लिस्ट में है। अगर इस लिस्ट में वो केमिकल है और आप उसी को डील कर रहे हो, उसमें ट्रेड कर रहे हो, तो यू हैव टू गिव दिस कंसेंट, यू हैव टू टेक दिस कंसेंट फ्रॉम द कंट्री वेयर यू आर एक्सपोर्टिंग योर पर्टिकुलर केमिकल, ठीक है। तो बेसल, रॉटरडैम, बेसल इज अबाउट वेस्ट, बेस वेस्ट, रॉटरडैम मतलब ट्रेड, RR, और स्टॉकहोम में POP तो है। ये क्लियर हो गया हमारा यहाँ तक। अब समझते हैं NGO। कितने NGOs हैं एग्जाम में, ध्यान कर रखना है आपको कि किस चीज़ के बारे में है और NGO है कि नहीं। WWF NGO है, यस। IUCN NGO है, यस। IUCN इज एन NGO, ठीक है। ट्रैफिक मैंने बताया कि साइट्स का कॉम्प्लीमेंट्री, साइट्स क्या था? UNEP, इंटर गवर्नमेंटल। बट ट्रैफिक क्या है? ये दोनों बात करते हैं किस बारे में कि ट्रेड ना करो भैया, जो इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं या फिर इंडेंजर्ड प्लांट्स हैं, दोनों में डील करता है, ठीक है। ये प्लांट और एनिमल दोनों में डील करता है, ध्यान रखना, ठीक है, ओके। IUCN एंड WWF, और जो अपना साइट्स भी है ना, दे डीलिंग प्लांट एनिमल बोथ। यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये प्लांट प्लस एनिमल, ये दोनों में डील करेगा, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ, तो ट्रैफिक क्या था? ट्रैफिक मेरा NGO है, ठीक है। IUCN NGO है, WWF NGO, ये दोनों NGO, इसके दोनों डैडी NGO, IUCN NGO डैडी, डैडी नंबर 2 WWF NGO, ठीक है। तो क्या मिलके बन गया ये वाला। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था IPCC, IPCC, तो IPCC की डैडी कौन थे? UNEP। दूसरा कौन? WMO। एक डैडी, डैडी नंबर 1 इंटर गवर्नमेंटल, डैडी नंबर 2 इंटर गवर्नमेंटल, तो ये उसका जो लड़का होगा वो क्या होगा? इंटर गवर्नमेंटल होगा। एक और क्या है? कंजर्वेशन इंटरनेशनल, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, वेट लाइफ इंटरनेशनल। कैसे याद रखोगे? जिसके लास्ट में इंटरनेशनल है, लास्ट में इंटरनेशनल है, क्या होगा? NGO होगा, क्लियर है। अच्छा, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का इंडिया के अंदर में कौन इसको मैनेज करता है? BNHS, ठीक है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ध्यान रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम के लिए समझो कि आपका जो साइट्स है, साइट्स का इंडिया में, ठीक है, साइट्स का इंडिया में इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? ये कौन है?
नेशनल, बताओ मुझे, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, ओके, ये हो गया आपका। अब आते हैं एनजीओ देख लिया हमने। अब देखो दो चीज़ और इसके बाद चैप्टर ये टॉपिक खत्म हो गया। एक है यूएन रेड, एक है रेड प्लस। यूएन रेड है इंटर गवर्नमेंटल है, ठीक है, यूएन का है क्योंकि, और उसी को सप्लीमेंट देने के लिए रेड प्लस आया जो कि एनजीओ है। सिमिलरली सेम पैटर्न देखो, साइट्स आपका इंटर गवर्नमेंटल था, दिस टॉकिंग अबाउट कि भाई ट्रेड मत करो, ठीक है, इसी को सप्लीमेंट करने के लिए एनजीओ बोलते हैं चलो भाई आपको सपोर्ट करते हैं हम, तो ये दोनों एनजीओ है, बोले कि हम ट्रैफिक बना देते हैं, ये आपको सपोर्ट करेगा। सिमिलरली वही काम यहाँ पे हुआ है। रेड वाले क्या करें कि भैया रिफॉरेस्टेशन मत करो, फॉरेस्ट बढ़ा दो, कार्बन के स्टॉक मतलब जो फॉरेस्ट का जो कार्बन इमिशन, कार्बन जो एब्जॉर्प्शन कर रहा है फॉरेस्ट, उसको बढ़ाओ यार। तो ये लोग बोलते हैं, एनजीओ आता है रेड प्लस बोलता है चलो भैया हम आपको सपोर्ट करेंगे। एनजीओ ये काम तो करता है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है एनजीओ, ठीक है। सो ये अच्छा, पीवाईक्यू में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। हमारा चैप्टर यहाँ पे टॉपिक खत्म हुआ। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट पूछेगा क्या है, यूएनईपी, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, पीवाईक्यू में है, ठीक है। टीब, द इकोनॉमीज ऑफ इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, ये आपके G8+5 कंट्रीज, मतलब कि यूएनईपी वगैरह इसमें नहीं है, एनजीओ भी नहीं है, ठीक है। CCAC, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, यूएनईपी करा, इसको रटना पड़ेगा आपको। मोमेंटम फॉर चेंज, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, UNFCCC। तो नाम से लगा न्यूट्रल, न्यूट्रलिटी की बात कौन करता है, नेट न्यूट्रल कौन बोलता है, नेट जीरो इमिशन कौन बात करता है, UNFCCC, ठीक है, ओके। अब देखो पेज के बारे में किस में बात हो, रियो 20। अब रियो एक्टिव रिकॉल करो, रियो 20 के पहले क्या था, रियो 10, क्या आउटकम था इसका, योहान्सबर्ग डिक्लेरेशन, ठीक है, ओके। उसके पहले क्या आया था आपका, मेन रियो और समिट 1992 में। इसके आउटकम क्या थे, UNFCCC, UNCCD एंड UNCBD। यहाँ तक क्लियर था, ये हो गया। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे खत्म हो गई हमारी, एक चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ यहाँ पे जो मैंने लिखवाया नहीं यहाँ पे, मीनामाटा कन्वेंशन, बस कुछ खास नहीं है। मीनामाटा कन्वेंशन क्या होता है देख लो, कुछ नहीं है, मरकरी के ऊपर है। यूपीएससी ने साल 2023 में क्वेश्चन पूछा था इसके बारे में, ठीक है, मरकरी पोल्यूशन के ऊपर में। तो किसके बारे में बात करता है, टॉक अबाउट द मरकरी। तो लेस लाइकली साल क्वेश्चन आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है। देखो मरकरी पोल्यूशन के ऊपर डील करता है। अब मरकरी से डिजीज़ क्या होती है, ठीक है, ओके, ये देखना है आपको। और इससे डिजीज़ होती है मीनामाटा डिजीज़ होती है, जापान की सिटी का नाम है, ऐसा कोई डिजीज़ हो गया तो नाम दे दिया है मीनामाटा डिजीज़, उसी के लिए कन्वेंशन बना है मीनामाटा कन्वेंशन, टॉक्स अबाउट द मरकरी का डिजीज़। इसको फंड कौन करता है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी फंड करता है, ध्यान रखना है। किसी और को फंड करता है क्या, FCCC, CCD और CBD तीनों को फंड करता है। और किसको करता है, मार्पोलो करता है, और किसी को अनक्लॉस को करता है, ठीक है, ओके। स्टॉकहोम को भी करता है फंड, तो एक ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा चैप्टर खत्म होता है, एंड दिस इज हाउ यू शुड डू इट, ठीक है। तो हमारे यहाँ तक खत्म हो गया, कुछ नहीं है। अब मैं एक बार क्विक रिकॉल करा देता हूँ आपको, हमारा सारा कुछ खत्म हो जाएगा। बताओ मुझे कि ओजोन से कितनी सारी चीज़ें थी, बताओ मुझे। वियना, वियना के बाद क्या आया आपका, रॉटरडैम, सॉरी मॉन्ट्रियल, उसके बाद क्या आया आपका किगाली, ठीक है। इस वियना में क्या बात करी, CFC के बारे में बात करी, क्या कुछ कॉन्क्रीट दिया, नहीं, लीगली बाइंडिंग था, नहीं। स्टॉकहोम टॉक्स अबाउट POP, बेसल टॉक्स अबाउट, बी फॉर बेस मतलब वेस्ट, टाइम करो वेस्ट, वेस्ट कैसा, हजार्डस वेस्ट, इसका ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट। रॉटर मतलब क्या हो जाएगा, ट्रेड, ट्रेड इन वॉट, हजार्डस केमिकल्स, के अंदर क्या होता है, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट है क्या यहाँ तक, नहीं। एनजीओ में सारे के सारे हमारे आ जाएंगे, क्या बताओ, IUCN क्या एनजीओ है, IUCN एनजीओ, यस। WWF ये एनजीओ है, ठीक है। WMO नहीं, इंटर गवर्नमेंटल है। UNEP इंटर गवर्नमेंटल, कब बनाया गया था, रियो ये आपके स्टॉकहोम में बनाया गया था, स्टॉकहोम के बाद। और WMO और UNEP मिला क्या बनाते हैं, IPCC, क्या खुद का रिपोर्ट रिलीज करता है, नहीं, ठीक है, चोरी करता है, राइट, ओके ओके, दिस इज हाउ दिस वर्क्स। सो एनुअल रिपोर्ट रिलीज करता है IPCC, ठीक है, खुद का रिपोर्ट नहीं होता। तो दिस इज हमारा एक काइंड ऑफ फैक्ट्री रिकॉल हो गया। तो विद दिस आई विल टेक योर लीव एंड विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विच इज द लास्ट लेक्चर ऑफ एनवायरमेंट सीरीज, एंड द लेक्चर विल बी ऑन एक्ट्स एंड बॉडीज। अब इन सब को यूज़ करके इंडिया में क्या स्टेप्स लिए गए हैं, इंडिया में क्या एक्ट्स बनाए गए हैं, और उस एक्ट के अंदर में क्या क्या बॉडीज स्टैब्लिश की गई हैं, इनके बारे में विल टॉक अबाउट इन द लास्ट lecture. Okay, till then I'll take your leave. Keep studying, keep hustling. Bye bye. I'll see you in the next video. Godspeed.